शाम में काम से फ्री हुए नेटफ्लिक्स, दफ्तर में जरा सा टाइम मिला नेटफ्लिक्स, दोस्तों की महफिल में बैठे नेटफ्लिक्स, कानों में टोटी लगाकर आस्तीन कोहनी तक चढ़ाकर बच्चों को दूर भगाकर चाय पकाते हुए रोटी पकाते हुए घर में पार्क में बाजार में दुकान में मकान में छुपकर मचान में नेटफ्लिक्स। मसला ये नहीं कि कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है, मसला ये है कि देख क्या रहा है। मर्दों से मर्दों की शादी, औरतों की खाना खराबी, अच्छी है डबल सवारी, लड़के ने लड़के की मुझको नहीं, इन सबको स्टॉप करना पड़ेगा और उसके लिए किसी को तो बोलना पड़ेगा ना भाई, किसी को तो बोलना पड़ेगा ना भाई, किसी को तो बोलना पड़ेगा ना भाई। चलो फिर आज खुलकर सच बोलते हैं, दुनिया में चल क्या रहा है भाई, अपने तराजू में तोल। याद है कुछ दिन पहले आपने ट्रांसजेंडर की जिंदगी पर बनी ये डॉक्यूमेंट्री देखी थी? नहीं देखी तो देख लो, क्योंकि बात अब रुकने वाली नहीं, बहुत दूर तक जाएगी। और सच छुपा लें, ऐसी घुट्टी अपने को किसी ने पिलाई नहीं। पाकिस्तान में एक दो नहीं, पूरे 8,32,000 मर्द वो हैं जिनको खवातीन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, वो मर्दों के साथ पसंद करते हैं। और ये 8,32,000 तो वो हैं जो रिपोर्टेड हैं। लेकिन क्यों एक मर्द अपनी बीवी को छोड़कर ये सब? एक मिनट, मैंने तो डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स की कहानी से शुरू की थी ना, फिर बात यहां तक कैसे पहुंच गई? कुछ समझ आ रहा है या और खुलकर समझाऊं? इससे पहले वाली डॉक्यूमेंट्री में रजा हैदर ने तुम्हें बताया था कि कैसे HIV तुम लोगों में घुस रहा है, लेकिन ये साला लाल रंग का नशा ना, ये तुम्हारी सोच में घुस रहा है। जो देखोगे वही सोचोगे। चलो समझाता हूं। ये सैटरडे नाइट थी, यानी मूवी नाइट। सोबान के मम्मी पापा और बहन साथ मिलकर मूवी देखते हैं। 60 इंच का टीवी इसीलिए तो लिया था भाई कि हर सैटरडे फैमिली के साथ मूवी देख सकें। सब बहुत फोकस थे क्योंकि मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। अचानक एक ऐसा सीन आया कि सुबान के पापा हड़बड़ाकर रिमोट ढूंढने लगे। मम्मी इधर उधर देखने लगी, बहन ने मोबाइल यूज करना शुरू कर दिया। रिमोट मिलते ही पापा ने सीन हटा दिया, मगर सुबान के माइंड में वो सीन बैठ चुका था। मूवी तो आगे बढ़ गई, मगर वो उसी सीन में फंस गया था, क्योंकि जो कुछ उस सीन में था वैसा ही कुछ उसके अंकल उसके साथ कर चुके थे। सुबान अपने मम्मी पापा को यही बात बताने का सोच ही रहा था, मगर जब उसने सेम वही सीन मूवी में देखा तो सोचा, ये सिर्फ उसके अंकल थोड़ी करते हैं, और भी लोग करते हैं, ये तो नॉर्मल है। यही तो उसके अंकल ने बोला था कि बेटा इट्स नॉर्मल। मीडिया साइकोलॉजी में एक टर्म है नॉर्मलाइजेशन। जो चीज बार बार दिखाई जाए वो आम लगने लगती है, यानी पहले इंसान रेजिस्ट करता है, फिर बर्दाश्त और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेता है। इसको बहुत ज्यादा मेरे ख्याल सोचे समझे एजेंडे के तहत इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी होमोसेक्सुअलिटी या बायसेक्सुअलिटी जो है वो माशरे में एग्जिस्ट नहीं करती जितना ये दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि फर्ज को 4 दोस्त हैं तो एक होमोसेक्सुअल है। असल परसेंटेज तो ये नहीं है, वो बहुत कम है। मगर फिर आपको ये मैसेज जाएगा कि यार हर चौथा बंदा ऐसी है, अगर मुझ में हल्की सी फीलिंग है तो वो नॉर्मल है, मुझे भी करना चाहिए। ये कोई कंट्रोवर्शियल थ्योरी नहीं है भाई, ये तो एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है जिसे रिसर्च के थ्रू प्रूव किया जा चुका है। और यही वो पैटर्न है जिसके जरिए वो चीज पाकिस्तान में नॉर्मल की जा रही है, जिसकी वजह से अल्लाह ने पूरी एक कौम को खत्म कर दिया था। उसका जिक्र आगे करूंगा। फिलहाल नेटफ्लिक्स। हमारी जेनजी में इसे बहुत कूल समझा जाता है। कॉम्पिटिशन्स में रहते हैं हम कि ये सीरीज देखेंगे और कल जाकर बताएंगे दोस्तों में बैठकर। और इसी नेटफ्लिक्स पर कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ऐसी फिल्में दे रहे हैं जिसका हिडन एजेंडा इन्हीं सब चीजों को प्रमोट करना है। साइकोलॉजिकली हमारे बच्चों को ऐसे रिलेशनशिप बनाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। सोचिए कि आप जैन अल्फा को अभी से बताएंगे कि बेटा मर्द मर्द और औरत औरत से शादी नहीं कर सकता। ऑब्वियसली एक बच्चे को बताना ये सब बहुत अर्ली है, क्योंकि ये एक नॉर्मल बात है कि ऐसा नहीं होता। लेकिन जब वो कुछ ही सालों बाद ऐसे नैरेटिव पर बनी मूवीज देखेंगे, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, तो उनका जहन बार बार सामने आने वाली चीज पर यही प्रोसेस करेगा, इट्स ओके, दिस इज नॉर्मल। लेकिन मैं एक ऐसा मजबूत डॉक्यूमेंट इस YouTube वीडियो के जरिए तैयार करना चाहता हूं कि मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, सारी दुनिया ही मेरे बेटे को बहकाने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन वो अपने बाप की इस वीडियो को याद करेगा, पेश करेगा दुनिया के सामने और बताएगा कि भाई दिस इज नॉट नॉर्मल।
आप भी अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें, अपने मोबाइल में सेव करें और रिश्तेदारों को भेजें। क्यों? क्योंकि ये देखिए, पहला सीजन नॉर्मल, दूसरा भी नॉर्मल, मगर तीसरे सीजन में एक नया किरदार आया। रॉबिन बिकले, एक जीनियस लड़की, लोग उसे पसंद करने लगे। फिर अचानक एक सीन आया और रॉबिन ने बता दिया कि वो लड़कियों में इंटरेस्ट रखती है। प्रोडक्शन टीम ने खुद बाद में एतराफ किया कि रॉबिन को असल में हीरो की महबूबा बताना था, मगर शूटिंग के दौरान फैसला बदल गया, इसे जानबूझकर लेस्बियन बना दिया गया। मैंने दूसरा ड्रामा उठाया, द 100। एक लड़की क्लार्क ग्रिफिन, हीरोइन, बहादुर, कायद। पहले सीजन में वो अपने साथी लड़के फिन को पसंद करती है, नॉर्मल है। बाद वाले सीजन्स में एक नई लड़की आती है, लेक्सा और क्लार्क, जो नॉर्मल थी मगर अचानक बदल जाती है बगैर किसी लॉजिकल रीजन के। मेडिकल ड्रामा ग्रे एनाटॉमी 20 साल से चल रहा है और चंद सीजन बाद नया हमजिन्स परस किरदार। चौथा ब्रेकिंग बैड, फिर ऑरेंज इज द ब्लैक, एलीट, मनी हाइस्ट के बाद वाले सीजन, ब्रिडगर्टन, द अम्ब्रेला, सरबीना, और इन सब के ऊपर सेक्स एजुकेशन। इसमें रंग बिरंगी हुरूफों वाली तंजीम को बाकायदा प्रमोट किया गया। मैं नाम लूंगा तो ये वीडियो आप तक पहुंच नहीं सकेगी। खैर, इन सब में आपको एक ही पैटर्न मिलेगा। पहले आपको कहानी का आदी बनाया जाता है, फिर किरदारों से जोड़ा जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता से इन्हीं किरदारों के जरिए हमजिन्स परस्ती को नॉर्मल दिखाया जाता है। ये इत्तेफाक है या प्लानिंग? भाई प्लानिंग है, समझाता हूं कैसे। 2021 में नेटफ्लिक्स ने अमेरिका की एक मारूफ यूनिवर्सिटी USC एडनबर्ग इंस्टीट्यूट के साथ मुआहिदा किया कि नेटफ्लिक्स के मवाद में डाइवर्सिटी यानी L वाली तंजीम की नुमाइंदगी को जांचा जाए और फिर उसे बढ़ाया जाए। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं, ये रिपोर्ट छुपाई नहीं गई, फख्र से पब्लिक की गई। नेटफ्लिक्स के ही नायब सदर ने इजलास में कहा, हमारे आदादो शुमार देखकर मैं खुद हैरान रह गई, हम इस मामले में इतने पीछे क्यों हैं। फिर एक बाकायदा टारगेट सेट हुआ कि 2026 तक हर 2 साल में पेशरफ्त रिपोर्ट जारी की जाएगी। यानी ये किसी फनकार की जाती सोच नहीं थी, ये बाकायदा एक कारोबारी पॉलिसी थी, डॉक्यूमेंट के साथ, अहदाफ के साथ, यानी कि टारगेट रिव्यू मीटिंग्स के साथ। मगर नेटफ्लिक्स तो एक कारोबारी कंपनी है, वो नैरेटिव नहीं सब्सक्रिप्शन बेचती है। फिर नेटफ्लिक्स को क्या फायदा, वो ये सब क्यों कर रही है? इसके 3 रीजंस हैं, तीनों ऐसे हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। पहली वजह, ESG स्कोर। दुनिया की बड़ी कंपनियां आजकल एक नए पैमाने पर देखी जाती हैं, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस यानी ESG। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट, दुनिया के सबसे बड़े सरमायाकार, इन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया कि पैसा उस कंपनी में लगाएंगे जिसका ESG स्कोर अच्छा हो। और स्कोर अच्छा करने का तरीका ये है, अपने कंटेंट में L वाली तंजीम की नुमाइंदगी दिखाओ। दूसरी वजह, मार्केट और अवार्ड्स का प्रेशर। नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी मार्केट वेस्ट है, वहां का कानून, मीडिया, ताकतवर लॉबी, सबका एक ही मुतालिबा है, L वाली तंजीम की नुमाइंदगी। और अब तो ऑस्कर और एमी के नए कवानीन बन गए हैं। एमी अवार्ड, अगर आपकी फिल्म में मखसूस अकलियती या हमजिन्स परस्त का किरदार नहीं तो अवार्ड की दौड़ से बाहर। तीसरी वजह, GLAAD, ग्लैड, गे एंड लेस्बियन अलायंस अगेंस्ट डिफेमेशन, एक अमरीकी NGO, हॉलीवुड की सबसे ताकतवर लॉबी, हर साल रिपोर्ट जारी करती है कि किस प्लेटफॉर्म पर कितनी नुमाइंदगी है। हर बड़ा इदारा इससे डरता है। बहुत पावरफुल या बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग इनके पास हैं, उन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाई। हमारी वो जो डायग्नोसिस होता है साइकेट्री का, उसका मैनुअल आता है कि बीमारियों के नाम, उसकी टाइप्स, उसमें क्या क्या होता है। तो पहले पुराने मैनुअल्स में होमोसेक्सुअलिटी एक बीमारी के तौर पे लिखी जाती थी। अब जो डायग्नोस्टिक मैनुअल्स आते हैं उसके अंदर बीमारी नहीं लिखी होती। तो मूवमेंट को इतना स्ट्रांग हो गई अमेरिका में, प्राइड की मूवमेंट। तो इसी तरह इसको मतलब इतना स्ट्रांग कि उन्होंने कहा कि बीमारी ही नहीं कहो उसको, डॉक्टरों को उससे निकाल दी। आप इसकी पावर देखें ना कितनी ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी आप ये कन्विंस कर लें साइंटिफिक कम्युनिटी को कि ये बीमारी नहीं है, इसको निकालो। बहुत पावर और इन्फ्लुएंस चाहिए होता है इसके लिए। ग्लैड यानी GLAAD की नाराजगी का मतलब सोशल मीडिया पर हंगामा, प्रेस कवरेज में नुकसान, तो नेटफ्लिक्स खुद ही आगे बढ़कर मुतालिबात पूरे करता है।
और बदले में GLAAD यानी ग्लैड उन्हें अवार्ड देता है। समझ आया? यानी जीतने वाली कंपनियों को ऑस्कर या एमी अवार्ड। अब आप कहेंगे ये तो अमेरिका की बात है, हमें क्या? भाई अब ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं रही। पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करने वालों की तादाद लाखों नहीं करोड़ों में है। नेटफ्लिक्स की फीस 1100 रुपए माहाना है, मगर पाकिस्तानी जुगाड़बाज है, आपको पता है 300 से 400 रुपए में शेयरिंग दे रहे हैं। यानी 15 साल का लड़का भी अब अपने मोबाइल में नेटफ्लिक्स देख रहा है। और ये वो उम्र है जब बच्चा अपनी शिनाख्त बना रहा होता है, जब वो रिश्तों को समझ रहा होता है, जब वो ये तय कर रहा होता है कि ये नॉर्मल है या नहीं, क्या चीज नॉर्मल है। उसके जहन में एक पैटर्न बन रहा होता है और जो देखता है वही पैटर्न बनता है। एक बाकायदा रिसर्च पेपर है जिसका नाम है द नेटफ्लिक्स इफेक्ट एक्सप्लोरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ एल वाली तंजीम कंटेंट ऑन पाकिस्तान यंग एडल्ट्स। 3 साल पहले ग्लोबल सोशियोलॉजिकल रिव्यू में शाया हुआ ये आर्टिकल, ये रिसर्च पेपर। लाहौर की 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज के सैकड़ों तुलबा और तालिबात का सर्वे है ये, जिसका नतीजा ये है, पहला, नेटफ्लिक्स पर हम जिन्स परस्त ड्रामे पसंद किए जा रहे हैं। वजह, कहानियां दिलचस्प और फनी तौर पर मजबूत है। दूसरा, जितना ज्यादा ये ड्रामे देखे जा रहे हैं उतनी ज्यादा हम जिन्स परस्ती की कबूलियत बढ़ रही है, ये रिसर्च है। तीसरा, पाकिस्तानी नौजवानों की मोरल वैल्यूज बदल रही हैं। फैशन, जबान, आदात सब पर असर हो रहा है। ये सिर्फ लाहौर की 4 यूनिवर्सिटीज का डेटा है भाई। अगर पूरे पाकिस्तान पर रिसर्च हो तो हम सबके होश उड़ जाएंगे, यकीन कीजिए। बड़ी मेजॉरिटी होती है वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम बचपन से ही हमें मर्द पसंद है और हम चाहते हैं ऐसा ना हो, ये गुनाह है, हम मुसलमान हैं, हमें क्यों मर्द पसंद आते हैं। आज भी एक मरीज़ ऐसे आया था, बाकायदा से माशाल्लाह से पूरा मौलवी था, टोपी दाढ़ी, और मदरसे में कहीं पढ़ाता, टीचर भी था। तो वो ये कहता कि मैं क्या करूं, आप मुझे डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। मुझे मर्द पसंद आते हैं, मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, मैंने कभी किसी मर्द के साथ नहीं किया, मगर इतनी शदीद अर्ज होती है मुझे, मैं क्या करूं। फिर कोई मर्द, किसी को पता चल जाता है कि मैं हूं, तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है। जो दूसरे होमोसेक्सुअल या बायसेक्सुअल होते हैं वो अप्रोच करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मेरा हो जाए, फिर कभी मेरा दिल करने लगता है, फिर मुश्किल से रोकता हूँ। तो आप मुझे बताएं मैं करूँ तो करूँ क्या। और जैसे हमारे लिए होगा कि कोई औरत हमें अपनी तरफ राग़िब करती है और हम उससे पीछे हट जाते हैं तो उसका सवाब मिलेगा हमें, अपने आप को रोकने का, हराम से बचने का। तो मैं उनको ये तसल्ली देता हूँ कि अगर आप रोक पाते हैं, अगर अपने आप को दूर रखते हैं इस काम से, तो आपको तो बहुत सवाब मिलेगा। अक्टूबर 2025, एलन मस्क दुनिया का अमीर तरीन आदमी, टेस्ला का मालिक, सुनिए क्या कहता है। उसने एक्स पर एक पोस्ट की, सिर्फ एक जुमला लिखा, अपने बच्चों की सेहत के लिए नेटफ्लिक्स बंद कर दो। ये पैगाम 1 अरब से ज्यादा लोगों तक पहुंचा और 2 दिन में नेटफ्लिक्स के शेयर्स 4% गिर गए। इसका मतलब समझते हैं आप, $15 अरब का नुकसान सिर्फ एक ट्वीट से। फरवरी 2026 अमेरिकी सेनेट की समाअत में रिपब्लिकन सेनेटर जोश हॉले ने नेटफ्लिक्स के सीईओ से सीधा सवाल किया, आपके बच्चों के ड्रामे हम जिन्स परस्त मवाद से क्यों भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता, अजीब लगता है ये। सीईओ ने जवाब देने की कोशिश की, सेनेटर टोकता रहा और बिलाखिर सीईओ लाजवाब हो गया। यानी ये मसला सिर्फ हमारा नहीं, ये ग्लोबल आलमी लड़ाई है और हम इस लड़ाई से बेखबर हैं। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये खुद अमेरिका से उठने वाली आवाज है। दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावुज कर गई है। वेस्ट वर्ल्ड में कुछ ताकतवर हल्के कई डिकेड से एक सवाल उठाते आए हैं, आबादी कंट्रोल कैसे हो। समझिएगा आप, मशहूर अमेरिकी फिल्म प्रोड्यूसर एरन रोसो, जिन्होंने बॉलीवुड के कई मशहूर फिल्में बनाई, उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया कि अमेरिका के एक ताकतवर खानदान के एक फर्द ने उन्हें बताया कि कुछ बड़ी फाउंडेशंस ने औरतों की आजादी की तहरीक को फंड किया है। इसका मकसद समझते हैं आप, खानदान का इदारा कमजोर हो, लोग शादियां ना करें, बच्चे पैदा ना हो, आबादी खुद कम हो जाएगी। जब एक ही समत में एक ही तरह का मवाद दुनिया भर में एक ही ताकत में फैले, जब अवार्ड भी उसी को मिले, फंडिंग भी उसी को हो, पजीराई भी उसी को मिले, तो इत्तेफाक की हद खत्म हो जाती है। अच्छा दिखाना होता है ताकि प्रमोट हो वो कल्चर, वो वैल्यूज।
अमेरिका भी मूवीज़ बनाता है, अपनी वैल्यूज़ कल्चर्स को प्रमोट करता है कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने डेवलप्ड हैं, ऐसे रहो, हम जैसे बनो। तो हालांकि असलियत में देखें तो वो अपनी सफाई सुथराई भी सही से नहीं करते हैं, तो असलियत बहुत दूर होती है जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। तो इसको बहुत फैबुलस, बहुत ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है कि लोग एंजॉय करें, अच्छा समझें, नॉर्मलाइज हो और उसको अडॉप्ट करें। अब आपको लग रहा होगा ये शायद दुनिया में कुछ नया हो रहा है कि नेटफ्लिक्स ने कोई नई चीज इजाद कर ली है, GLAAD ग्लैड कोई अनोखी लॉबी है, ESG कोई नया हथियार है। नहीं मेरे दोस्त, ये कुछ भी नया नहीं, ये बहुत पुराना खेल है, इतना पुराना कि इसकी कहानी हमारे सामने पहले से लिखी हुई है। 4000 साल पहले की बात है। आज के उर्दन और फलस्तीन के दरमियान बोहराए मुर्दार के किनारे एक कौम आबाद थी, नाम था कौमे लूत। उनका शहर सदूम था। जमीन जरखेज, बागात हरे भरे, तिजारत उरूज पर, वसाइल बेशुमार। मगर वो कौम एक ऐसा काम करती थी जो इससे पहले पूरी इंसानी तारीख में किसी ने नहीं किया था। मर्द औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते थे। अल्लाह ने उनके पास एक पैगंबर भेजा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे। उन्होंने कौम को समझाया, अल्लाह ने कुरान में उनकी पुकार महफूज की है। क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया जहान में किसी ने नहीं की? तुम औरतों को छोड़कर शहवत से मर्दों के पास जाते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। कौमे लूत का जवाब क्या था? हैरत होगी आपको ये जानकर। वो नहीं बदले, वो उल्टा हजरत लूत अलैहिस्सलाम को ताने देने लगे कि ये पाक दामनी की बातें करने वाला शख्स, इसे तो हमारे शहर से निकाल दो। यानी बेहयाई की बाकायदा लॉबी बन चुकी थी। जो नसीहत करे उसे बैकवर्ड कहकर शहर बदर कर दो, जो बेहयाई करे वो कूल कहलाए। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? फिर वो दिन आया जिसका हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार वादा याद दिलाते थे। कुरान कहता है, बस जब हमारा हुक्म पहुंचा, हमने उस बस्ती को ऊपर नीचे कर दिया और उन पर कंकर के पत्थर बरसाए। पूरी कौम, पूरा शहर मिटा दिया गया, जमीन पलटा दी गई, आसमान से पत्थर बरसे और वो जगह जहां कभी जरखेज बागात थे आज तक बेआबो गया पड़ी है। बोहराए मुर्दार यानी डेड सी। ये नाम ही बताता है कि वहां मौत के सिवा कुछ नहीं। जिस पानी में मछली नहीं जी सकती, जिस मिट्टी में दरख्त नहीं उगता, जो जमीन 4000 साल से गवाही दे रही है। और इसी अमल को अरबी में नाम मिला लवातत, यानी कौमे लूत का अमल। तारीख का ये वाहिद गुनाह है जो एक कौम के नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि इस कौम ने इसे इतना नॉर्मल बनाया कि ये उनकी शिनाख्त बन गया। अब वापस आते हैं 2026 में। 4000 साल पहले एक कौम ने ये काम किया, उसे मिटा दिया गया। आज पूरी दुनिया यही काम करने पर फख्र कर रही है और इसे नॉर्मल बनाने के लिए अरबों डॉलर का कारोबार चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि सदूम की बस्ती एक शहर था, आज पूरी दुनिया में मुख्तलिफ हिस्से उसी रास्ते पर हैं। सोचिए किस समत जा रहे हैं हम। सोचिए, ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट थी जिसे मैंने बताया। पाकिस्तान में 8,32,000 मर्द वो हैं जो औरतों के बजाय मर्दों के साथ पसंद करते हैं। ये रिपोर्ट तो सामने है, मगर जो छुपी हुई हैं बातें वो अल्लाह ही जानता है। बड़ी मेजॉरिटी होती है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम बचपन से ही हमें मर्द पसंद है और हम चाहते हैं ऐसा ना हो, ये गुनाह है, हम मुसलमान हैं, हमें क्यों मर्द पसंद आते हैं। आज भी एक मरीज़ ऐसे आया था, बाकायदे से माशाल्लाह से पूरा मौलवी था, टोपी दाढ़ी, और मदरसे में कहीं पढ़ाता टीचर भी था। तो वो ये कहता है कि मैं क्या करूं, आप मुझे डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। मुझे मर्द पसंद आते हैं, मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, मैंने कभी किसी मर्द के साथ नहीं किया, मगर इतनी शदीद अर्ज होती है मुझे, मैं क्या करूं। फिर कोई मर्द, किसी को पता चल जाता है कि मैं हूँ, तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है। जो दूसरे होमोसेक्सुअल या बायसेक्सुअल होते हैं वो अप्रोच करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मेरा हो जाए, फिर कभी मेरा दिल करने लगता है, फिर मुश्किल से रोकता हूँ। तो आप मुझे बताएं मैं करूँ तो करूँ क्या। और जैसे हमारे लिए होगा कि कोई औरत हमें अपनी तरफ राग़िब करती है और हम उससे पीछे हट जाते हैं तो उसका सवाब मिलेगा हमें, अपने आप को रोकने का, हराम से बचने का। तो मैं उनको ये तसल्ली देता हूँ कि अगर आप रोक पाते हैं, अगर अपने आप को दूर रखते हैं इस काम से, तो आपको तो बहुत सवाब मिलेगा। ये 8,32,000 मर्द कौन है?
ये कोई अलग तबका नहीं, आपके इर्द गिर्द ही हो सकते हैं। दफ्तर का कुलिक, मोहल्ले की आंटी का बेटा जिसकी अभी अभी शादी हुई है, ट्रक ड्राइवर, पढ़ा लिखा कोई प्रोफेशनल लड़का, या वो खामोश सा लड़का जो घर में सबसे कम बात करता है। आगा खान यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है कि ये ग्रुप HIV का दूसरा बड़ा कैरियर है पाकिस्तान में। पहला नंबर ड्रग यूजर्स का है, दूसरा ये मर्द, और ये कोई दूर की बात नहीं। अभी दिसंबर 2025 में WHO ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में HIV के नए केसेस में 200% इजाफा हुआ है। 2010 में 16,000, 2024 में 48,000, सिर्फ 2024 में 14,000 से ज्यादा लोग एड्स से मरे हैं। असल में नेटफ्लिक्स, ग्लैड, ESG सब मिलकर एक नॉर्मलाइजेशन मशीन चला रहे हैं जिसका टारगेट है हम जिन्स परस्ती को नॉर्मल बनाया जाए। पाकिस्तान में 8,32,000 मर्द पहले ही इस रवैये में शामिल हैं। इनमें HIV प्रिवलेंस 5.4% है, यानी 45,000 मर्द सिर्फ इस ग्रुप में, 8,32,000 वाले ग्रुप में HIV पॉजिटिव है। एक ऐसा रवैया जो पहले छुपा हुआ था, जिसे पाकिस्तानी सोसाइटी ने कबूल नहीं किया था, अब नेटफ्लिक्स उसे नॉर्मल बना रहा है। कल का 15 साल का लड़का जो आज नेटफ्लिक्स से सेक्स एजुकेशन देख रहा है, वो 10 साल बाद कहां होगा? और क्या वाकई में समझते हैं कि नेटफ्लिक्स पर दिखाई जाने वाली फ्रीडम की कहानी और पाकिस्तान में बढ़ता हुआ HIV वबा का मरज दो अलग अलग चीजें हैं? रजा हैदर ने ट्रांसजेंडर पर यह डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें बताया था कि HIV फैलाने वाले सिर्फ ट्रांसजेंडर नहीं, मर्द भी हैं। आज मैं एक कदम आगे की बात करता हूं। HIV फैलाने वाले सिर्फ मर्द भी नहीं, वो सोच है जो इन मर्दों को ऐसा बना रही है, और वो सोच आपके घर के टीवी लॉन्च में बन रही है, आपके बेटे के मोबाइल में बन रही है, आपकी बेटी के हेडफोन्स में बन रही है। एक एक सीजन, एक एक किरदार, एक एक सीन। याद रखो, ताकतवर तहजीबें तलवार से नहीं मरती, वो मिसाइल और ड्रोन से भी नहीं मरती, वो अंदर से कमजोर होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक सीजन, एक कैरेक्टर आपको याद हो जाता है, सीन जहन में बैठ जाते हैं। ये एक वायरस है जो आप में मुंतकिल हो रहा है, मगर जो मुआशरा जागता हो उसकी जड़ें कोई नहीं उखाड़ सकता। यकीन करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करके आप अपने और दूसरों के बच्चों को बचा सकते हैं। डू इट नाउ।